हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम करेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर। पिछले लेक्चर में भी हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट आए, जिसको डाउट था वो भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फेसबुक पे लोगों को बता सकते हैं। बस इतना ही है। बाकी 100 क्वेश्चन हम टोटल करने वाले हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में और टोटल 15-20 लेक्चर मैं इसमें बनाने की कोशिश करूँगा और सभी क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लियर होने वाले हैं। सो दैट थ्योरी की तो हम बुक में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे उन्हें अप्लाई करना है वो हम देखेंगे विद कंसेप्ट। चाहे एक लेक्चर में हमारे 4-5 क्वेश्चन ही हो, बट अच्छे तरीके से हम उसको देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको पढ़ते हैं। द एल आर्म ए बी सी शोन इन द फिगर लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन एंड पिवोटेड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल पिन एट ए। देख सकते हैं कि इसका एल शेप क्या है, ए बी सी इसने दिखाया, जो एल दूसरी शेप है उसकी इधर की साइड है। इसका जो टोटल वेट है वो डब्ल्यू है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ग्रेट। द वर्टिकल स्प्रिंग स्टिफनेस के दिया है, सपोर्ट कर रहा है एट पॉइंट बी। द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द आर्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल भी है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ता ही है। मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये जो डिस्टेंस है मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है इसकी जो थिकनेस है मैं इसको टी मान लेता हूँ। ये दिया नहीं है लेकिन कांस्टेंट एरिया है तो मैं इसको टी मान लेता हूँ, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ उधर की साइड में भी डायमेंशन होगी, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में माना। ये डिस्टेंस जो है लगभग 2b दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से दिया है, और ये डिस्टेंस आई थिंक b/2 दिया है। इस टाइप की शेप की बॉडी है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लटका हुआ है, तो इसका जो वेट है डब्ल्यू है, पहली बात है, नीचे की साइड पड़ेगा, बट ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये कोई रेक्टेंगुलर नहीं है, इसके सेंटर में नहीं पड़ेगा। तो ये खास बात थी इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो इसका वेट जो सी जी पे लग रहा होगा, ये जो इसका वेट है किस पे लग रहा होगा, सी जी पे। ये कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट लगा मेरे को यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते साथ। दूसरा, तो यानी कि मुझे लग रहा है सी जी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, और ये एल शेप है तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूँ। अब मेरे को पता है कि मैं इसका एरिया बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, तो एक्स बार, क्योंकि मुझे एक्स से मतलब है, क्योंकि वाई डायरेक्शन से इसकी जो है ना, वाई डायरेक्शन बहुत छोटी है अगर मैं इसकी बात करूँ। वैसे भी मुझे जो फोर्सेस का एनालिसिस करना है वो एक्स डायरेक्शन में करना है। वो आपको भी बातें पता भी लगेंगी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। वैसे ये 3 मतलब वेट वगैरह दिया है तो आप इसे W1 करके भी कर सकते हैं, बट क्योंकि कांस्टेंट इसका वो दिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, बट मैं जो इसका एरिया लेने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट का, वो क्या होने वाला है, 2b। आप देख सकते हैं। और ये जो लेंथ है ना, इतनी, आप कहेंगे कि यार ये इतना क्यों नहीं लिया, ये थोड़ा सा जोड़ लेते हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2b प्लस t/2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसको 2b, क्योंकि t जो है इन कंपैरिजन b बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और 2b इंटू टी, तो एरिया आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। और मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूँ, मतलब है ना, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ से 0 0 मान लेता हूँ, तो मैं सारा का सारा जो x निकालना मान लेता हूँ, इसका सी जी कहीं यहाँ आ रहा है, मान लेते हैं सी जी, इसका जो सी जी है ये जी पॉइंट है, तो ये निकालना है जी। और बेसिकली इस जी पे ना वेट पड़ रहा होगा, ऐसा ही है ना। और इस स्प्रिंग पे एक ऊपर की साइड, क्योंकि खिंच रहा होगा नीचे की साइड, तो ऊपर की साइड एक एफ एस फोर्स लग रहा होगा। और कितने पे लग रहा होगा, हाफ पे लग रहा होगा आई थिंक, इसके डिस्टेंस बी पे लग रहा है। ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये बी पे लग रहा है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि ये पॉइंट अगर ए दिया है, मैं इस पॉइंट पे मोमेंट ले लूँगा, एफ एस इंटू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जो ये आने वाला है, मेरा यहाँ से कैलकुलेशन होने वाला है। अगर मैं इसमें और देखूँ, एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इसने पूछा, स्टिफनेस भी दी है, तो उसी के टर्म्स में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2b इंटू टी, और x1 क्या रहने वाला है, x1 मतलब फर्स्ट पार्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये 2b है, तो हाफ क्या रहने वाला है इसका, b रहने वाला है। क्लियर, ये x1 हो गया। A2 क्या रहेगा, इस सेकंड पार्ट का एरिया, b/2 इंटू टी। और x क्या रहने वाला, अब ध्यान समझिएगा, ये तो इसने ऑलरेडी दिया है, इसका सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, 2b है, प्लस A1 प्लस A2, 2bt प्लस b/2t। सबसे bt कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या सॉल्व हो रहा है, 2b आ गया, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, 3b, और नीचे क्या आ गया, 5/2, ये ऊपर आ गया, यानी कि 6b/5, ये हमारा सी जी आ गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 6b/5 है। तो मैं यहाँ पर मोमेंट ले लेता हूँ,
बड़ा आसान है, मोमेंट अबाउट ए इट विल बी इक्वल टू 0, तो W इंटू 6b/5 इक्वल्स टू FS, 6b/5 इक्वल्स टू FS इंटू बी। और FS की वैल्यू क्या रहने वाली है, K इंटू डेल्टा, सही है ना, यानी कि K इंटू डेल्टा इंटू बी इक्वल्स टू, तो B से B कैंसिल होने वाला है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होने वाली है 6W/5K। ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, बट इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पर सीजी और मोमेंट दोनों का इस्तेमाल हो। बेसिकली मैकेनिक्स का क्वेश्चन कह लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कह लो, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया और बहुत शॉर्ट इनफ था करने के लिए। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे अब हम। ए कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रास वायर्स ऑफ 2.5 डायमीटर। इस तरह से 4 ब्रास का डायमीटर दिया है, 2.5 मीटर का है, और एक स्टील का वायर इनके बीच में कंपाउंडेड हुआ हुआ है, कंपाउंड बार है, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास और स्टील का भी दिया है, इक्विवेलेंट कंबाइंड मॉडुलस इसका पूछा है फॉर द कंपाउंड बार। सबकी इक्वल लेंथ दी है, लेंथ बराबर दी है। तो ये तो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट ये बात की गारंटी है जिस सॉल्यूशन को मैं देने वाला हूँ उसके बाद आपको ये आसान लगेगा, ये डेफिनेट बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, 4 ब्रास की वायर है, बीच में स्टील है, लेंथ सबकी बराबर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया में एक का ए बी मान लेता हूँ, तो टोटल अगर मैं एरिया की बात करूँ, इस पूरे जो वायर बनने वाला है वो ये बनने वाला है 4AB प्लस AS, ये टोटल एरिया है, इजंट इट। अच्छा, ये पहली बात समझ में आती है। मान लेते हैं इस पूरा जो ये वायर बना है हमारा इस टाइप का, ये इस पे P लोड लग रहा है, नेट लोड क्या है, P लोड है, जो कि बढ़ रहा है स्टील में, कुछ स्टील में होगा, एंड सम पार्ट will be through या will be in brass, that will be P brass, ठीक है, ऐसा ही है। अब मैं अगर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछूं आपसे, डेल्टा का फॉर्मूला कुछ ये अगर मैं बात करूं, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। अगर मैं स्टील में डिफ्लेक्शन पूछूं, तो जो स्टील में है लेंथ तो सबकी L है ही, एरिया ऑफ स्टील अपॉन ES, ऐसा ही है। अगर मैं डिफ्लेक्शन पूछूं ब्रास में, PB जो ब्रास में लोड लगा, ठीक है, और L अपॉन AB ब्रास में इंटू EB। अब समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता क्या है यहाँ पर, कि आपने P लोड लगाया, वो कहाँ कहाँ बटा है, एक तो वो PS में बटा है, प्लस 4 PB अलग अलग PB है, ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहली इक्वेशन तो ये है। अब देखो दिमाग कहाँ लगाना है, पेपर में कैसे दिमाग चलता है एकदम से, कि मैं कैसे दिमाग सोच पाऊंगा। अब मुझे एक बात पता है कि सब जगह पे ना ये PS को भी P के टर्म्स में रिप्लेस करता हूँ और PB को भी P के टर्म्स में रिप्लेस करता हूँ, और P तो ऑटोमेटिकली फिर कैंसिल हो, क्योंकि P यहाँ गिवन नहीं है, इस तरह से सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाँ। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये जो PS की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, आई थिंक डेल्टा S AS ES अपॉन L। इसी तरह से PB की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा B AB EB अपॉन L। ये दोनों वैल्यू आने वाली है PS और PB यहाँ। और P, अब देखो P क्या है, इस कंपाउंड बार पे टोटल लोड लग रहा है P, और मान लेते हैं टोटल डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन मतलब अगर मैं कहूँ तो PL/AE ही होने वाला है, ये मैं टोटल डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये टोटल डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है ये भी हम देखेंगे अभी, बट ये जो लेंथ है ये तो L ही रहेगी, क्योंकि लेंथ तो सबकी इसने सेम दी है, ठीक है। एरिया, अब एरिया क्या रहने वाला है, एरिया रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक स्टील का है प्लस 4 क्या है, ब्रास का है। और ये जो E है ना, ये वाला E, ये इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस है। समझ गए मेरी बात को, मैंने क्यों ये इस टाइप से कराया, यंग मॉडुलस है, यानी कि इसका इस्तेमाल करना है मेरे को। तो मैं यहाँ से P की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा AE बाय L, P की वैल्यू आई है ये। अब डेल्टा की वैल्यू भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है, ये टोटल डेल्टा है, ठीक है। एरिया की वैल्यू ये होने वाली है, E मैं ऐसे ही रखूँगा, L ऐसे ही है। तो मैं किस इक्वेशन में भरने वाला हूँ, मैं इसको इस इक्वेशन में भरने वाला हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखिए कि डेल्टा नेट डेल्टा है इंटू एरिया क्या रहने वाला है,
एरिया रहने वाला है AS प्लस 4AB इंटू यंग मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस भी बोल सकते हैं, अपॉन L बराबर, अब डेल्टा S और यहाँ पर क्या आएगा AS ES बाय L, यहाँ पर भर दिया, प्लस 4 गुना ऑफ PB, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस 4 इंटू PB की वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला ही बता दूँगा कि कैसे जब कांस्टेंट लोड लगता है तो एक कंसेप्ट से हम इसको याद रख सकते हैं। आई थिंक L से L कैंसिल होने वाला है। अब समझने वाला इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन में, जिस तरह का एक कंपाउंड बार है, ये नेट डिफ्लेक्शन था, अब समझो उतना ही स्टील में डिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि ये तो नेट इस तरह से मूव हो रहा है ना कंपाउंड बार, उतना ही स्टील में हो रहा है, डेल्टा है उतना ही ऑन द स्पॉट उसमें हो रहा है, मतलब टोटल लेंथ इस तरह से वेरी कर रही है। तो जब हम ये डेल्टा है, ये जो डेल्टा है नेट है, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होने वाला है, क्योंकि ये जो नेट डिफ्लेक्शन के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आती है, मैं यहाँ से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ इसे। हाँ, ई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से सॉल्व करके, वो क्या आ रही है, ई एस इंटू ए, और कुछ एक नई सी टर्म भी आपको अच्छा सा कुछ लगने वाला है, 4EB इंटू ए बी आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा AS प्लस 4AB। देखना मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना दूंगा, ये तो आप इसे याद भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट फालतू लगे, लेकिन एक तरीका पता लग गया कैसे इसको प्रूव किया। मैंने बेसिकली इसका प्रूव कराया है, कैसे इसको प्रूव करा जाता है। ठीक है, और कैसे कंपाउंड बार को हम सॉल्व कर सकते हैं और इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जनरल फॉर्म क्या बनने वाला है, कई बार 8 भी वायर हो सकती थी या स्टील की 2 वायर हो सकती थी, तो हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस है वो है समेशन EA अपॉन समेशन A। देखना जरा, वही चीज़ है क्या, बिल्कुल वैसा ही है, स्टील का था तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब 4 हैं, चाहे अलग अलग लिख लो इनको, चाहे 4 एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली जुड़ना है, और डिवाइड बाय एरिया भी सबका जुड़ना है। तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस आ जाता है, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस आ जाता है इस पूरी वायर का, जो ये कंपाउंड बार का है। तो देखिए अब सब कुछ गिवन रहने वाला है, मैं क्वेश्चन को एक बार पकड़ूंगा अभी। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन को उठाता हूँ। अब इसने देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें एरिया दोनों का गिवन है, तो AS और AB आने वाला है, ES और ये भी गिवन है, तो बस कुछ रह ही नहीं गया अब तो स्टील का एक ही है ना, तो क्या रहने वाला है, AS दोनों चीज़ गिवन है, प्लस 4EB। मैं डायरेक्ट करवा देता, फिर कहते हैं आपकी सर ये कैसे आया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा के ये इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस मैंने आपको निकालना सिखा दिया। सब वैल्यूज़ गिवन है, आंसर जो देखना 108 गिवन है, देखना ये आंसर आता है या नहीं आता है, गीगापास्कल। ठीक है, शानदार लेवल का क्वेश्चन था, कुछ नया डेफिनेटली आपको सीखने को मिला होगा कैसे हम निकालते हैं। बेसिकली जो वायर थी ना, उसमें जिस तरह के 4 वायर का ये सिस्टम था, ठीक है, जो ऑब्वियसली जब आपने इसमें इसको एक तरह से लपेट लो इस टाइप से, एक मान लो उसके ऊपर कवर चढ़ाया आपने, पी लोड कांस्टेंट, जब कांस्टेंट लोड लगता है तब की बात कर रहे हैं, और हम ये तब की बात है, ये ध्यान समझिएगा, अलग अलग नहीं। जब एक कांस्टेंट लोड पी लग रहा है तो इतना तो पता है ना, जितना वो खींच रहा है उतना वो खींच रहा है, नेट की बात करें अगर हम, जो डेल्टा की बात करें, जो डिफ्लेक्शन उसके नेट लोड से आ रहा है उतना ही स्टील में आ रहा है, उतना ही ब्रास में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कन्फ्यूजन भी हो सकता था आपको। ठीक है, तो वो चीज़ इसलिए कैंसल आउट होगी थी वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम इसको काट सकते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थिन रेक्टेंगुलर प्लेट शोन इन द फिगर इज यूनिफॉर्मली डिफॉर्म्ड सच दैट एप्सिलॉन एक्स, जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में है वो वैल्यू दिया इंटू म्यू ई किया है, 230 इंटू म्यू ई। ओके, अच्छा माइक्रोन में दिया है शायद, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी यूनिट तो कुछ नहीं होती। ठीक है, और स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन -480 दिया है, और ये इसकी वैल्यू क्या दी है, जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन की -760 दी है माइक्रोन रेडियन। ठीक है, तो यूजिंग डायमेंशन ए 20 mm दिया है, ये जो ए है ना ये 20 mm है और ये 25 mm, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है एक तरह से, ये बहुत सारी स्ट्रिप है। नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है इन म्यू ई इन द प्लेट इन द डायरेक्शन डिफाइंड बाय द पॉइंट O एंड A। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और A के हिसाब से, यानी कि O और A को जोड़ेंगे, जो ये एंगल आने वाला है उस प्लेन पे क्या रहने वाला है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेन का चलो हमें फॉर्मूला एप्सिलॉन थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो नॉर्मल स्ट्रेन होता है वो लगाएंगे। तो इसमें हम ओके ठीक है, सो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, उसके बाद देखेंगे। तो मैं इस बार क्वेश्चन को उतार लेता हूँ यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बार बार उतारना नहीं पड़ता फिर।
तो यहाँ पर इससे ये फ़ायदा होने वाला है अब हमारा। तो सॉल्व करते हैं चलिए, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, मुझे ना स्ट्रेन एक्साइलन एक्स कितना दिया है 230 प्लस में एप्सिलॉन वाई -480 और शियर स्ट्रेन -760। ये सब देखेंगे, डायरेक्शन हमें सब पता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो थीटा, ये जो हमें एक एंगल निकालना होता है किस प्लेन पे निकालना है, वो ये थीटा डिफाइन करना है। तो मेरे को जो दिख रहा है यहाँ से, ये ओ पॉइंट है, आप देख भी सकते हैं एक्स और वाई जहाँ पर लिखा है ना, मैं बना देता हूँ ताकि आपका भी इसमें ना अप्रोच समझ आए कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो सबसे पहले तो मुझे इतना दिख रहा है कि मैं इसे ज्वाइन करके देखता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये वाला एंगल जो थीटा रहने वाला है। और मैं इस प्लेन की बात कर, ये बेसिकली इस प्लेन पे, इस मतलब इसने कहा क्या क्या कहा है कि नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है ओ ए पे, मतलब ये कितना खींच रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, अगर मैं इसकी प्लेन की बात करूँ, ठीक है, तो ये मैं बात करने वाला हूँ कि ये कितना एंगल और हमने कैसे प्रूव किया। अब ये समझो, ये एंगल थीटा है, ये मैं कुछ निकालने वाला हूँ, ये शायद निकलेगा भी यहाँ से, क्योंकि हाँ ये जो एंगल है, ये इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, क्योंकि ओ से लेके ए तक ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला 3b है, ये वेरी गुड, ये भी सही है चलो। और ये पॉइंट कितना है, ये 2b। अच्छा, यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, वेरी गुड, 2/3 आ जाएगा। तो थीटा यहाँ से हम tan इनवर्स 2/3 निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर से हम निकाल लेंगे, थीटा हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल मैं निकाल रहा हूँ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा रहने वाला है, और ये एंगल क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। तो और ये वाला एंगल भी जो प्लेन बना रहा है पर नॉर्मल के साथ, वो भी थीटा है। ये हमें एंगल मिल गया, तो समझो सारा काम हो गया हमारा। अब देखिए, मुझे इसने ये पूछा है कि भाई मेरे को ये बता दो कि नॉर्मल स्ट्रेन ओ ए डायरेक्शन में क्या है ना बेसिकली। तो ये क्या चीज़ है, समझो इस चीज़ को। अगर मैंने ये प्लेन माना, ये हमारा प्लेन हुआ, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूँ बेसिकली ओ पे, तो उसका मुझे पता है वैसे भी इस प्लेन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे जो कि एंगल थीटा बना रहा है विद द वर्टिकल, तो और ये फॉर्मूला अगर आपने इस डायरेक्शन से लिया है तो आई थिंक आई एम राइट, प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाय 2 sin 2 थीटा। ये फार्मूला हमने लगाना है। अब आप कहेंगे कि ये थीटा कहाँ से आया, ये थीटा वही है, देखो मैंने ये जो थीटा यहाँ से निकाला, और ये लगभग एंगल सॉल्व करके लगभग 28 डिग्री आता है शायद, तो ये आप चेक कर लेना वैसे एक बार। 28 डिग्री ये वैल्यू अगर मैं थीटा की यहाँ रखूँगा, एप्सिलॉन एक्स मेरे को दिया है 230, एप्सिलॉन वाई मेरे को -480 ही रखना पड़ेगा, ये नहीं कि इसमें प्लस रख दोगे, और ये भी आपको -760 रखना पड़ेगा। यहाँ से ये नॉर्मल स्ट्रेन आएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओ ए की डायरेक्शन में। तो बेसिकली इसने दिमाग क्या लगवाया आपसे, क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा शानदार है कि ओ ए जो है ये इस पर्टिकुलर प्लेन के, मैं ऐसे यहाँ पर बता दूँ कि इस पर्टिकुलर प्लेन के, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ इसके नॉर्मल है। ऑब्वियसली मैंने प्लेन ही ऐसा लिया है कि इसके परपेंडिकुलर लेना है, तो ये थीटा की जरूरत मेरे को यहाँ पड़ेगी, सब चीज़ मुझे यहाँ पर गिवन है। तो बेसिकली आंसर इसका -242 आएगा, और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। माइनस एप्सिलॉन वाई की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन वाई की वैल्यू माइनस ही भरनी है, -480, तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन वैल्यू माइनस, तो यहाँ से -242 आंसर आने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आप मेरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। आई थिंक 3 हो गए हैं, यस। यूनिफॉर्म लोडिंग on the bar causes a normal strain which can be expressed as itna where k is constant. Determine the displacement of the end b of the bar. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा ना x पे वेरी कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। अभी कोई बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं रहने वाला, इतना तो है, बट लेट्स डिसाइड। वो क्वेश्चन जो है, तो मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये डिस्टेंस x है, तो जो स्ट्रेन की वैल्यू है x डायरेक्शन में वो kx² के बराबर है। मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है x डायरेक्शन में, बेसिकली मुझे इसमें स्ट्रेचिंग निकालनी, कितना ये x डायरेक्शन में मैं z मान लेता हूँ कि भाई z नामक डायरेक्शन हो रहा है। तो मुझे पता है कि जो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन है, और मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो डेल z बाय डेल x होने वाला, मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और डिफ्लेक्शन भी मैंने निकाल दिया। तो इसको मैं चाहे तो dz से भी लिख सकता हूँ dx। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ एप्सिलॉन x इंटू dx, और एप्सिलॉन x की वैल्यू kx² दी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों तरफ, ये तो dz का तो z आने वाला है, और इसका क्या आने वाला है kx³/3, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो लेंथ है, कहाँ से, ये पूरी लेंथ कितनी दी है इसकी, l दी है,
हाँ ये एल दिया, इनफैक्ट इसको देनी चाहिए थी, यहाँ पर क्वेश्चन में एक गड़बड़ है कि ये लेंथ यहाँ तक तो एक्स दिखाई, जो एक सेक्शन माना है इसने, तो ये लेंथ एल है इसकी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली मुझे कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके एल तक करना है। और यहाँ भी जो इसका जो मैं लिमिट भरूंगा 0 से लेके, जो टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो मान लेते हैं कितना है, जेड है। बस वो जो डी जेड था ना, वो छोटी सी स्ट्रिप के लिए था, छोटी सी लेंथ के लिए। तो लेंथ जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो जेड है, या ऐसा कह सकते हैं डिफ्लेक्शन पहले 0 था और मैक्सिमम पहुँचता पहुँचता कहाँ तक हो रहा है, जेड तक हो रहा है। वेरिएबल है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब मैंने यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट भरी तो आंसर क्या आ जाएगा, के एल क्यूब बाय 3। ये क्या है, डिफ्लेक्शन इन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था ये भी बहुत। लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इसका आंसर मेरे को बता सकते हैं। ए थिन स्क्वायर वायर इज इन अ स्टेट ऑफ प्योर शेयर एज शोन इन द फिगर, एज अ रिजल्ट द एंगल बिटवीन द एजेस ए बी एंड AD इज नो लॉन्गर 90 डिग्री बट इट इज़ नाउ 89.91 डिग्री। तो बेसिकली ये जो ये साइड है, मैं इसको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको टिल्ट करके एंगल थोड़ा सा कम कर सकते हैं 89 पर, जो वो डिफरेंस आएगा उसी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ ये कमेंट करके बताना, और ये सब जो एंगल्स इसने रेडियन में दिया है तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब इक्विवेलेंट लेंथ L/3 है, मैंने बताया भी था कि लास्ट में बताया था, हेल्प करा था कि इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट लेंथ की इंपॉर्टेंस है। पाई स्क्वायर जो EI/LE क्यूब होता है ना, तो L यहाँ पर दिख रहा है कि L/3 है, तो ये यहाँ से हो जाएगा L/3, तो L/3 तो उस वाले फॉर्मूला के आई थिंक सी आंसर इसका आने वाला है। तो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर सीरीज़ में अब तक ट्राई कर लिए हैं, अलग अलग टाइप के, और 100 क्वेश्चंस करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। प्लीज़ लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस लेक्चर सीरीज़ को फेमस कीजिए, सो दैट कि अच्छा लगे मेरे को भी और मोटिवेशन हो नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी मैं इसी तरह से लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँ। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।